गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का जो टॉपिक है हमारा बोल्टमैन कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। तो क्या है बच्चों? बोल्टमैन कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। इसमें हम लोग आज ये पढ़ेंगे जो नंबर ऑफ पार्टिकल होगा इन ith सेल में होगा वो क्या होगा, एनर्जी के साथ वेरी करेगा। वो भी कैसे? एक्सपोनेंशियली। देखिए ni विल बी इक्वल टू एक कांस्टेंट होगा लैम्डा, ई विल बी इक्वल टू माइनस बीटा और ई आई। ठीक है ना? तो ये जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होगा, ये दिस इज नंबर ऑफ पार्टिकल, ये एनर्जी के साथ क्या करेगा? वेरी करेगा। और लैम्डा एक कांस्टेंट है जो इसकी वैल्यू होती है e की पावर माइनस अल्फा इज अ कांस्टेंट। ये क्या होता है? एक कांस्टेंट होता है। ठीक, तो नंबर ऑफ पार्टिकल क्या एनर्जी के साथ वेरी करेगा। और यहाँ बीटा क्या है? बीटा फैक्टर है। इसकी जो वैल्यू होती है बीटा विल बी इक्वल टू 1/kt होती है। ठीक, इसे मैं प्रूव भी कराऊंगा। तो अगर मैं यहाँ पे देखिए क्या करूं, अगर नंबर ऑफ पार्टिकल और एनर्जी के बीच अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं, ये ई आई हो गया हमारा, ये एन आई हो गया नंबर ऑफ पार्टिकल। ठीक, अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं तो कुछ ऐसा ही होगा। क्यों ऐसा होगा? आप देख रहे जैसे जैसे एनर्जी बढ़ेगी, ये एक्सपोनेंशियली है, माइनस में लगा हुआ, एनर्जी बढ़ेगी तो नंबर ऑफ पार्टिकल क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। इसका मतलब ये है कि लोअर एनर्जी पे जो यहाँ पे अगर ई की वैल्यू 0 ले लूं तो यहाँ पे 0 हो गया, जो नंबर ऑफ पार्टिकल होगा क्या होगा बताइए? मैक्सिमम होगा। यानी जीरो एनर्जी लेवल पे क्या होगा? नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होगा? मैक्सिमम होगा। लेकिन जैसे जैसे एनर्जी क्या करेगी? इंक्रीज करेगी, नंबर ऑफ पार्टिकल क्या करते जाएंगे? डिक्रीज करते जाएंगे। यानी हायर एनर्जी पर जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होगा वो क्या होगा? कम होगा। तो ये रिलेशन हमें क्या करना है? प्रूव करना है। इसी रिलेशन को क्या बोलते हैं? बोल्टमैन कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। ठीक, तो यही चीज हम लोग को प्रूव करना है। तो आइए इसी को डेफिनेशन राइट डाउन किया हूं, उसके बारे में पढ़ते हैं हम लोग। ठीक, तो देखिए ये बोल्टमैन कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, पार्टिकल्स भी ले सकते हैं, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन ईच सेल एज अ फंक्शन ऑफ एनर्जी। अभी हमने बताया ना, तो जितने भी नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे किसके फॉर्म में होंगे? फंक्शन ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड विथ ईच पार्टिकल इन दैट फेज सेल, उस फेज सेल में। एंड दिस इज नोन एज बोल्टमैन कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। यानी जो ये नंबर ऑफ पार्टिकल है वो किसका फंक्शन है? एनर्जी का फंक्शन है। किसका है? एनर्जी का फंक्शन है। इसी को बोल्टमैन कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ कहते हैं। ये लैम्डा क्या है? वेयर लैम्डा क्या बच्चों? इज अ कांस्टेंट। लैम्डा इज अ कांस्टेंट। और बीटा क्या है? बीटा पैरामीटर है। बीटा की वैल्यू 1/kt होती है, वेयर के क्या है? बोल्टमैन कांस्टेंट, और टी इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो आइए इसी बात को हम लोग प्रूव करते हैं। ठीक, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो इसी बात को हम लोग प्रूव करते हैं। तो देखिए, कंसीडर अ सिस्टम इन इक्विलिब्रियम। हम ये मान लेते हैं कि कोई सिस्टम है वो क्या है? इक्विलिब्रियम कंडीशन में। ठीक, तो अब क्या करते हैं कि तो हम क्या करते हैं, किसी भी सिस्टम को नंबर ऑफ एलिमेंट्री फेज सेल में क्या करते हैं? डिवाइड कर देते हैं। ठीक है ना? तब देखिए, लेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन फेज सेल 1 2 3 डॉट डॉट आई। तो देखिए 1 2 3 4 5 डॉट डॉट आई, आई फेज सेल है। इन आई फेज सेल में जो नंबर ऑफ पार्टिकल है, इसमें क्या है? n1 है, इसमें क्या है? n2 है, इसमें क्या है? n3 है। ऐसे मैंने रख दिया। देखिए फेज सेल्स 1 2 3 डॉट डॉट आई बी n1 n2 डॉट डॉट एन आई रिस्पेक्टिवली, इतने रख दिए। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन ईच वेरियस सेल में क्या जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा चेंजेस विथ टाइम के साथ क्या करते रहेंगे? बदलते रहेंगे, बट इतना ज्यादा नहीं बदलेंगे। यानी वो क्या है? इक्विलिब्रियम कंडीशन की क्या होगी? क्लोज होगी, यानी लगभग सिमिलर।
आप कह सकते हैं ऑलमोस्ट सिमिलर, देखिए लिखा है ना, बट इट इज वेरी क्लोज टू द इक्विलिब्रियम वैल्यू। इक्विलिब्रियम वैल्यू के क्या होगा, काफी क्लोज होगा, बहुत ज्यादा चेंज नहीं करेगा टाइम के साथ। दिस चेंज फॉलो द लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, और यही चेंज क्या करेगा, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के लॉ को क्या करेगा, होल्ड करेगा। समझ गए मेरी बात? तो वो जो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के जो लॉ होते हैं वो आपको पता है। एक तो क्या होता है कि जो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं इस सेल में वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। और दूसरा नंबर क्या है कि टोटल एनर्जी ऑफ ईच सेल्स क्या होगा, वो भी कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक बच्चों, और क्या थर्मल इक्विलिब्रियम के केस में मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि उस प्रोबेबिलिटी के साथ मैं लॉग लूंगा, उसके बाद फर्स्ट डेरिवेटिव करके जीरो करूंगा, यही लॉज हैं। ठीक, तो आइए हम लोग क्या करते हैं, एक एक के बारे में हम लोग लिखते हैं। ठीक बच्चों, तो देखना, तो ये पहला जो लॉ है हमारा, देखना पहला क्या है, द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स, कुछ भी लिखो, पार्टिकल्स इन द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। हमेशा क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो कैसा मैंने किया था, देखिए n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस डॉट डॉट कितना ni विल बी इक्वल टू n विल बी इक्वल टू क्या, कांस्टेंट। अगर n कांस्टेंट है तो ऑब्वियसली हम इसे क्या लिख सकते हैं, बताएं क्या लिख सकते हैं। तो हम अगर n कांस्टेंट है तो डेल n लिखूंगा तो जीरो आएगा। ठीक, और इसी को मैं क्या समेशन में ऐसे लिख सकता हूं, डेल एन आई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। कांस्टेंट का डिफरेंशिएट करूंगा तो चेंज लूंगा जीरो आएगा, और समेशन में भी ऐसा भी लिख सकते हैं। ये नहीं मतलब क्या, आई की वैल्यू चेंज करते जाओ, n1 प्लस n2 प्लस n3 वो जानते हैं आप। तो सेकंड लॉ देखते हैं, सेकंड लॉ क्या है, द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम corresponding to each cell, each phase cell remains constant। तो बताइए क्या हो जाएगा, आपको पता, आप कैसे लिखते हैं, n1 e1 ये पहले लिखवा चुका, रिस्ट्रिक्शन दो ठो लिखवा था, n2 e2 n3 e3 प्लस डॉट डॉट ni ei को हम टोटल एनर्जी ई लिख देते हैं, ये क्या है, कांस्टेंट है। ये कांस्टेंट है तो इसका मैं समेशन लिख देता हूँ, समेशन कितना हो जाएगा, डेल एन आई इंटू कितना, ई आई विल बी इक्वल टू जीरो। इसको मैं सही से लिख लेता हूँ, ई आई पहले किया, डेल एन आई कितना कर दिया, जीरो, इक्वेशन नंबर सेकंड, समेशन लगा दिया। ओके बच्चों, तो ये इक्वेशन नंबर सेकंड मिल गया। अब चलिए थर्ड की बात करता हूं। तो थर्ड नंबर देखना बच्चों, तो आपको तो पता है, थर्ड नंबर देखना, वी नो दैट the thermodynamics probability is maximum
एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम कंडीशन कौन सा होगा? थर्मल इक्विलिब्रियम होगा। तो मैक्सिमम के केस पे होता क्या पता है? डेल ओमेगा 0 कर दो, या तो आप क्या करिए, डेल लॉग लेके इसका ओमेगा कर दो। आपको पता है कि अगर मैक्सिमम का केस आए तो हम क्या करेगा, उसी फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव क्या करते हैं, 0 रखते हैं, या तो लॉग लेने के बाद तब डेरिवेटिव निकाल के इसे 0 रखते हैं। ये अगर मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी निकालनी है, अगर मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो ये केस लगाना पड़ेगा, और मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी पर वो सिस्टम क्या हो जाएगा, थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा। ओके बेटा, तो चलिए उसके लिए हमको ये भी जानना होगा कि ये थर्मोडायनेमिक्स प्रोबेबिलिटी क्या होती है। द थर्मोडायनेमिक्स प्रोबेबिलिटी, थर्मोडायनेमिक्स प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी आपको पता है क्या होता है? ओमेगा विल बी इक्वल्स टू फैक्टोरियल n बाई n1 फैक्टोरियल, n2 फैक्टोरियल, n3 फैक्टोरियल डॉट डॉट ni फैक्टोरियल। याद आ रहा है? अब इसमें हम लॉग ले लेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो जब लॉग लूंगा तो m बाई n लगेगा, और इसमें m इंटू n भी लगेगा, ठीक है ना? तो जितना जानते हो आप, तो मैं डायरेक्ट लिखता हूं, लॉग ओमेगा विल बी इक्वल्स टू लॉग n फैक्टोरियल माइनस log n1 फैक्टोरियल माइनस log n2 फैक्टोरियल, n2 फैक्टोरियल डॉट डॉट माइनस log ni फैक्टोरियल। ठीक, इतनी बात जानते हैं। अब हम स्टर्लिंग फार्मूला यूज करते हैं, बाय यूजिंग स्टर्लिंग फार्मूला। स्टर्लिंग फार्मूला, स्टर्लिंग फार्मूला आपको पता है क्या होता है? कई बार आप यूज कर चुके इसे। तो n log n माइनस n, ये स्टर्लिंग फार्मूला होता है। जिसके साथ फैक्टोरियल लगा होता है उसी के साथ स्टर्लिंग फार्मूला लगता है। ओके, अब बताइए यहां पर n1 log n1 माइनस n1, फिर माइनस डॉट डॉट माइनस ni log ni माइनस ni, ये हो जाएगा। इतनी प्रॉब्लम, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं ना? अब मैं क्या करता हूँ, n log n माइनस n, और इन सबको मैंने समेशन लिखा, क्योंकि 1 2 3 डॉट डॉट आई यहां से स्टार्ट है, तो मैं समेशन में लिख सकता हूँ ni log ni माइनस ni, इसको मैं पूरे को समेशन में लिख सकता हूँ। एनी प्रॉब्लम? अब मैं इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेता हूँ, टेकिंग फर्स्ट डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव लेता हूँ। तो बताइए क्या हो जाएगा, डेल लॉग ओमेगा, या नहीं ओमेगा है 0, तो इसको तो सब कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, 0 माइनस इसका कितना होगा बेटा, बोलना। एक बार लिख देता हूँ ऐसे, चलिए कर भी देता हूँ। इसका 0 का इसका फर्स्ट सेकंड से करता हूँ। तो ये पहले मैं ऐसे लिखता हूँ, फर्स्ट का ऐसे लिख दिया, सेकंड का करूंगा 1 बाई लॉग एक्स, क्या होता है डेरिवेटिव का, 1 बाई एक्स होता है, इसका 1 बाई ये हो जाएगा, एन आई हो जाएगा, समेशन तो लगा ही है,
ठीक, और डेल एन आई हो जाएगा। अब इसका फिर से, अब इसको ऐसे रखूंगा, प्लस लॉग एन आई, अब इसका करूंगा डेल एन आई माइनस इसका करूंगा डेल एन आई, ये ब्रैकेट बना लो। ठीक, ये ब्रैकेट बना लिया मैंने। एनी प्रॉब्लम किसी को? एट द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, एट द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, अभी आपने लिखा था फर्स्ट डेरिवेटिव लॉग ओमेगा कितना होगा, 0 होगा, तो यहाँ 0 रख देता, 0 माइनस समेशन आई कितना हो जाएगा, बताइए कितना निकाले थे अभी, एन आई बाई एन आई निकाला, डेल एन आई लिखा, प्लस लॉग एन आई लिखा, डेल एन आई लिखा, माइनस डेल एन आई लिखा, ये कट जाएगा, जब ये कट जाएगा तो ये बचा, ये इससे कट जाएगा, बचेगा कितना, माइनस 0 में चला जाएगा, समेशन आई लॉग एन आई डेल एन आई, इतना तो बचा। ओके, ठीक बच्चों, यहां तक की बात समझ में आई। अब इसे सही से लिख लेता हूं, या यही इक्वेशन नंबर हमारा क्या हो गया, 3rd हो गया। ठीक, तो अब देखिए, अब इन तीनों इक्वेशन का लीनियर कॉम्बिनेशन लेते हैं अकॉर्डिंग टू लीनियर कॉम्बिनेशन, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल थ्री इक्वेशंस, तीनों इक्वेशन का हम क्या करेंगे, पहले 3rd लिखेंगे, प्लस अल्फा इंटू 1 प्लस बीटा इंटू इक्वेशन 2। ठीक, बिल की कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, लीनियर कॉम्बिनेशन होता है। ठीक, ऐसा लिखा जाता है लीनियर कॉम्बिनेशन। तो 3rd इक्वेशन बताएं क्या है, तो समेशन आई लॉग एन आई डेल एन आई प्लस अल्फा समेशन डेल एन आई, यही था इक्वेशन फर्स्ट, प्लस बीटा ई आई डेल एन आई विल बी इक्वल टू 0। इतनी बात हो गई। अच्छा, अब बताओ मैं क्या करूंगा, सब में डेल एन आई कॉमन ले लो, समेशन भी कॉमन ले लिया, समेशन भी कॉमन लिया, लॉग एन आई प्लस अल्फा प्लस बीटा ई आई डेल एन आई। अगर ये 0 है, ये पूरा फंक्शन 0 है, तो ये 0 होगा नहीं, तो अब इसलिए इसको 0 होना पड़ेगा। तो बताइए कितना हो जाएगा, दिस लॉग एन आई प्लस अल्फा प्लस बीटा ई आई विल बी इक्वल टू 0। समेशन भी हटा दो। अब बताइए लॉग एन आई प्लस अल्फा उधर ले जाता हूं, विल बी इक्वल टू माइनस अल्फा माइनस बीटा ई आई हो जाएगा, एन आई विल बी इक्वल टू एक्सपोनेंशियल, इधर आएगा लॉग कितना हो जाएगा, ई पावर माइनस अल्फा माइनस बीटा ई आई। ठीक, आगे देखना आप लोग, अब लोग एन आई विल बी इक्वल टू ई की पावर माइनस अल्फा, अलग अलग कर लेता हूं, ई की पावर माइनस बीटा ई आई मैंने लिखा, इसको मैं एक कांस्टेंट का नाम दे देता हूं, एन आई विल बी इक्वल टू लैम्डा ई की पावर माइनस बीटा ई आई, ये मैंने लिख दिया, वेयर
where lambda is a constant, और लैम्डा की जो वैल्यू होती है e की पावर माइनस अल्फा होती है, ये जानते रहो। और दिस इज ये रिलेशन, this is Boltzmann canonical distribution law, तो क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है, कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है। देख रहे हैं ना, जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं आईएस सेल में, वो क्या है, एनर्जी के साथ वेरी कर रहा है। वो भी कैसे वेरी कर रहा है? एक्सपोनेंशियली वेरी कर रहा है। ठीक होगा। अगर मैं एनआई और एनर्जी के बीच क्या करूं, ग्राफ प्लॉट करूं, ग्राफ फॉर एनर्जी वर्सेस EI, पार्टिकल वर्सेस EI, ये मतलब एनर्जी। इसके लिए ग्राफ प्लॉट करूं। जब इसके लिए ग्राफ प्लॉट करूंगा, ऐसे होगा। ये क्या होगा, EI होगा एनर्जी, और ये क्या होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल होगा। ये कुछ ऐसे ही क्या करेगा, एक्सपोनेंशियली ये क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, इंक्रीजिंग। ठीक बेटा, समझ में? तो एक्सपोनेंशियली क्या करेगा, वो डिक्रीज करेगा, क्योंकि एनआई विल बी इक्वल टू कितना होता है, लैम्डा ई की पावर माइनस बीटा EI। नंबर ऑफ पार्टिकल एनर्जी के बीच जो रिलेशन है वो एक्सपोनेंशियली का है। ठीक, यानी दिस ग्राफ shows, लिख देता हूं, मैंने यही दिखाया, जो हमारा ये रिलेशन है, NI will be equal to lambda e की पावर माइनस बीटा EI। ये इक्वेशन है हमारा। दिस ग्राफ shows the exponential decreases in number of particle NI as the energy of the particle EI increases. The number of particle is maximum and zero energy। ठीक, तो अब देखिए, तुम आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे, हमारे पास जो फार्मूला आया, NI will be equal to lambda e की पावर माइनस बीटा EI में दो हम लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और बीटा की वैल्यू क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले लैम्डा की वैल्यू जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू हम क्या करते हैं, इवोल्यूट करते हैं। तो देखिए, इवैल्यूएशन ऑफ क्या इवैल्यूएट करूं, ऑफ द कांस्टेंट लैम्डा की वैल्यू इवैल्यूएट करता हूं। ठीक, तो देखना आप लोग, आपको पता है जो नंबर ऑफ पार्टिकल है, NI will be equal to lambda e की पावर माइनस बीटा EI होता है। तो अब देखना आप लोग, मैं इसे क्या लिखता हूं, तो मैं इसे तो ऐसा भी लिख सकता हूं, समेशन लगा सकता हूं। जब समेशन लगा सकता हूं, तो ये जो लैम्डा को बाहर करता हूं समेशन में, ये भी लिख सकता हूं, बीटा EI। ओके, और इसी को मैं n लिख सकता हूं, क्योंकि समेशन NI क्या नंबर ऑफ पार्टिकल होती है, जो कि कांस्टेंट होता है। तो n विल बी इक्वल टू लैम्डा समेशन e की पावर माइनस बीटा EI। और इस टर्म को क्या बोलते पता है, n विल बी इक्वल टू लैम्डा Z। ठीक,
तो देखना जो जेड की वैल्यू कितनी आई, e की पावर माइनस बीटा ई आई, ठीक। और ये समेशन में है, समेशन में e की पावर माइनस कितना बीटा ई आई। और जानते हो इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं पार्टीशन फंक्शन, पार्टीशन फंक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, अगर आप आगे की क्लासों में पढ़ोगे तो पार्टीशन फंक्शन ये डिफरेंट फॉर्म में निकालने के लिए आता है। हो सकता है आपके ग्रेजुएशन में बहुत कम दिया है, तो जितना दिया मैं उतने पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। तो ये होता है, ठीक। कभी कभी ये फॉर्मूला देखना बच्चों डीजेनरेसी के फॉर्म में दे देता है। चलो पहले यहाँ से लैम्डा की वैल्यू एन बाई कितना आ गया, जेड आ गया, तो लैम्डा की वैल्यू इवेल्युएट हो चुका है, लैम्डा की वैल्यू क्या हो चुका है, इवेल्युएट हो चुका है, ठीक। ये होता है, ठीक। तो यहाँ थोड़ा मैं बात करूंगा, तो कभी कभी एन आई विल बी इक्वल टू लैम्डा जी आई ई की पावर माइनस बीटा ई आई लिखा जाता है। तब बताइए एन आई विल बी इक्वल टू, अगर समेशन लगाऊंगा लैम्डा समेशन जी आई ई की पावर माइनस बीटा ई आई आएगा, ठीक। जब इतना आएगा तो इसको एन लिखा, लैम्डा लिखा, इसको जेड लिखा, तब यहां जो जेड की वैल्यू आएगी तब कितना आएगा, समेशन जी आई ई की पावर माइनस बीटा ई आई आएगा। भूलना नहीं, आपका काम इतने से हो गया, मैं थोड़ा एक्स्ट्रा बता रहा हूं इसमें। तो ये जो जी आई होता है, जी आई क्या होता है, डीजेनरेसिव, क्या होता है बच्चों, डीजेनरेसिव होता है, डीजेनरेसिव, ठीक। ये डीजेनरेसी को रिप्रेजेंट करता है। अब ये डीजेनरेसी क्या होता है, थोड़ा इस पर चर्चा कर देता हूं। तो डीजेनरेसी होता है, अब बस इतना जानो, पहले बता देता हूं थोड़ा, जी आई डीजेनरेसी, डीजेनरेसी क्या होता है, डीजेनरेसी क्या होता है, सेम एनर्जी पे, एट द सेम एनर्जी, सेम एनर्जी, एट द सेम एनर्जी, एनर्जी हैव डिफरेंट वेव फंक्शन, डिफरेंट वेव फंक्शन। अगर सेम एनर्जी पे डिफरेंट वेव फंक्शन मिले तो ऐसे डिजेनरेसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो डिजनरेट स्टेट बोलते हैं। देन द स्टेट, then the state is known as degenerate state, degenerate state, ठीक। तो डीजेनरेट के लिए जो वैल्यू होती है बेटा, वो जानते कितना होती है, डीजेनरेट के लिए हमेशा जो वैल्यू होती है, अगर डीजेनरेट की बात आएगी तो जी आई हम लिखेंगे। तो अब बताइए, अगर क्या है कि यही चीज एट सेम एनर्जी, at same energy if the only one wave function, ये फंक्शन है वेव फंक्शन, ओनली वन वेव फंक्शन, तो सेम एनर्जी पर केवल अगर एक वेव फंक्शन मिले तो इसको क्या बोलते हैं, नॉन डिजेनरेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, नॉन डिजेनरेट कहते हैं। देन जनरेसी इज नोन एज, then the state is known as, non-degenerate, non
नॉन डिजेनरेट। तो नॉन डिजेनरेट के लिए जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है पता है? तो GI कितना होती है? 1 होती है। तो हम जो ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं इसी के केस में पढ़ते हैं, नॉन डिजेनरेट के केस में पढ़ते हैं, यानी सेम एनर्जी पर केवल एक ही वेव फंक्शन मिलता है। समझ गया ना? और सेम एनर्जी पे डिफरेंट वेव फंक्शन जब मिलता है, आगे की क्लासों में पढ़ा जाता है, तब उससे डिजेनरेसी होती है। तब हम इसकी क्या करते हैं? चर्चा करते हैं। तो देखना, यहां तक की ये बात जो मैंने लिखा, यहां तक की जो बात मैंने लिखा वो कंप्लीट है। वो थोड़ा मैंने एक्स्ट्रा बता दिया, GI के फॉर्म में बता दिया। तो लैम्डा आ गया। तो आगे देखिए, ये हो गया। अगर लैम्डा की वैल्यू n/z आया तो बताइए कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन में नंबर ऑफ पार्टिकल को क्या लिखूंगा? लैम्डा है e की पावर माइनस क्या? बीटा EI। तो NI विल बी इक्वल टू, ये कितना लिखूंगा? n/z e की पावर माइनस बीटा EI में ऐसा लिख सकता हूँ, क्योंकि लैम्डा की वैल्यू मैंने निकाल दिया, रख सकता हूँ। ठीक, अब मैं क्या इवेल्युएट करूंगा? अब मैं बीटा इवेल्युएट करूंगा। एनी प्रॉब्लम किसी को? नो। चलिए, इवेल्युएशन ऑफ बीटा, इवेल्युएशन ऑफ बीटा, बीटा को हम इवेल्युएट करेंगे। तो अब देखना, बहुत इंटरेस्टिंग है। वी नो दैट, आपने ये रिलेशन जाना होगा, तो डी क्यू विल बी इक्वल टू TdS पढ़ा होगा, एंट्रोपी और हीट एनर्जी में रिलेशन जानते हैं। तो ds विल बी इक्वल टू 1/T, या ऐसे लिखो। अभी इसको एनर्जी के फॉर्मेट में चेंज कर सकता हूँ, T into ds। तो ds विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 1/T into dq हो जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये हमारा क्या हो गया? इक्वेशन फर्स्ट हो गया। ओके बेटा। अच्छा, अब also we know that the Boltzmann entropy relation, क्या होता है? S will be equal to K log ओमेगा। एनी प्रॉब्लम किसी को? नहीं ना? अच्छा, अब यहाँ इक्वेशन में A दे देता हूँ, 1 1 नहीं देता हूँ। तो अब देखना, तो S will be equal to K log ओमेगा आया। इसको मैं अगर फर्स्ट डेरिवेटिव निकालूं तो ds will be equal to K del log ओमेगा। अगर मैं ऐसा लिख दूं, ठीक, तो बताइए, इसको आप डिफरेंशिएट कर चुके हैं, इसका डिफरेंशिएशन निकाल चुके हैं, याद करिए आप। डेल लॉग ओमेगा का जो डिफरेंशिएशन होता है, ये वो थर्ड इक्वेशन आप देखो, थर्ड इक्वेशन देखो स्टार्टिंग का, ये देखो कहीं मैं लिखा हूं लॉग ni डेल ni, ये मैं लिखा हूं। ठीक, तो मैं क्या करूंगा? तो इसकी जगह मैं ये वैल्यू रखूंगा, कि तो पहले से रहेगा माइनस के हो जाएगा समेशन i लॉग ni डेल ni। ठीक, अब ni की वैल्यू होती है लैम्डा e की पावर माइनस बीटा ei। यहां पे पुट कर देता हूं, तो ds विल बी इक्वल टू माइनस के समेशन i लॉग लैम्डा e की पावर माइनस बीटा ei और डेल ni। इसमें log m इंटू n लगा देता हूं। ds विल बी इक्वल टू माइनस के समेशन ei लॉग लैम्डा प्लस लॉग e की पावर माइनस बीटा ei डेल ni। तो बताओ, ये बेस ई होता है, कुछ नहीं लिखा होता, जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 होगी क्या? होगी। ds विल बी इक्वल टू माइनस के समेशन i क्या होगा? लॉग लैम्डा
बचा क्या, माइनस बीटा ई आई और डेल एन आई। ठीक, ये चीज उस तरफ लिखता हूं मैं, और समेशन और इसका मल्टीप्लाई भी करता हूं, माइनस और इसका। ठीक, तो अब देखना ds विल बी इक्वल टू माइनस के समेशन आई लॉग लैम्डा डेल एन आई, मल्टीप्लाई कर दिया सबको, प्लस के बीटा समेशन ई आई डेल एन आई, मैंने इतनी लिख दिया। अब बताइए आप ये दोनों वैल्यू जानते हैं, अब बताइए समेशन डेल एन आई की वैल्यू मैं इक्वेशन नंबर 5 देखो 0 लिखा हूं, ठीक है ना, ये वैल्यू, और डेल ई की वैल्यू क्या होता है, समेशन ई आई डेल एन आई, मैं इतना लिख सकता हूं। तो देखना अब मैं क्या करूंगा, यहां अगर इसका इस समेशन को मैं इसके साथ भेज सकता हूं, तो ये टर्म पूरा 0 हो जाएगा, रखूंगा, और बचेगा ये ds विल बी इक्वल टू ये, इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा, डेल ई आई लिखूंगा, तो के बीटा डेल ई और ds विल बी इक्वल टू के बी और डी लिख सकता, के बीटा डी, इक्वेशन नंबर बी हो गया। अब बताओ दोनों इक्वेशन देखो, फर्स्ट इक्वेशन क्या निकाला, वो इक्वेशन ए कितना, फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी पहला कितना था रे बाबा, कितना था इक्वेशन, ds विल बी इक्वल टू 1/t डी था, ये इक्वेशन ए था, याद दिलाने के लिए फिर से लिखा। दूसरा इक्वेशन के बीटा डी आया, बी इक्वेशन, दोनों को बराबर कर दो, मैंने लिखा ना फ्रॉम 1 and 2, तो 1/t डी विल बी इक्वल टू के बीटा डी, ठीक, डी हट गया, 1/t के बीटा, अब बताओ बीटा विल बी इक्वल टू 1/kt, क्या बात है, दिस इज द बीटा पैरामीटर, दिस इज द बीटा पैरामीटर, दिस इज बीटा पैरामीटर हो गया, ठीक है बेटा, जब बीटा पैरामीटर हो गया तो अब बताइए, अब मैं ये ऐसा लिख सकता है एन आई विल बी इक्वल टू लैम्डा ई फॉर पी माइनस बीटा ई आई, अब मैं क्या लिख सकता हूँ, एन आई विल बी इक्वल टू लैम्डा ए की पावर कितना होगा, ए की पावर माइनस ई आई बाई कितना के टी, अगर लैम्डा की भी वैल्यू रख दो तो ये और आंसर आ जाएगा एन बाई जेड ई की पावर माइनस ई आई बाई के टी। तो देखो दोनों की भी वैल्यू मैंने इवेल्युएट कर लिया, इवेल्युएट करने के बाद यहां पुट कर दिया मैंने, पहले लैम्डा और फिर बीटा की वैल्यू निकाल के बोल्टमैन कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन में हमने क्या कर दिया, पुट कर दिया, तो ये बात आई, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना। तो अब आइए हम लोग क्या करते हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक, द प्रोबेबिलिटी of finding the molecules या particle molecules with energy EI is, देखिए प्रोबेबिलिटी मैं निकालूंगा EI एनर्जी के साथ, तो प्रोबेबिलिटी जो होती है PI will be equals to नंबर ऑफ पार्टिकल इन ISL टू द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल, यही होता है, ठीक। तो बताइए PEI विल बी इक्वल टू, ये पता है आपको, क्या पता है, लैम्डा ई की पावर माइनस ई आई बाई कितना के टी, लैम्डा की वैल्यू रख सकते, कोई दिक्कत नहीं,
और ये n हो जाएगा। अब PEI विल बी इक्वल टू लैम्डा बाई n को एक अनदर कांस्टेंट का नाम दूंगा, इसे मैंने लिख दिया लैम्डा बाई n को a कांस्टेंट नेमिंग कर दिया। तो कितना हो जाएगा, PEI मुझे मिला a की पावर माइनस EI बाई कितना KT। ठीक, अब देखना, फॉर द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी के लिए क्या है, समेशन PEI कितना होगा, 1 होता है। तो यहां पर देखना, मैं समेशन लगाता हूं, समेशन PEI विल बी इक्वल टू a समेशन EI e पावर माइनस EI बाई कितना KT। ये तो कितना है, 1 है। 1 है तो a की वैल्यू कितनी हो गई, एक क्वेश्चन नंबर सी मान लो, समेशन e की पावर माइनस EI बाई KT, a की वैल्यू यहां से मिल जाएगी 1 बाई e की पावर माइनस EI बाई KT, और समेशन में ये हो गया। अब a की वैल्यू यहां पुट कर देता हूं, ठीक, फ्रॉम सी। तो बताइए PEI विल बी इक्वल टू, मैंने क्या लिखा ऊपर, कितना है, e की पावर माइनस EI बाई कितना KT, a की वैल्यू रखूंगा तो 1 बाई है, तो समेशन e की पावर माइनस EI बाई कितना KT, ये हमारा प्रोबेबिलिटी हो गया। क्या हो गया बेटा, प्रोबेबिलिटी हो गया। यही प्रॉब्लम किसी को, ये हमारा प्रोबेबिलिटी हो गया। ये अगर GI नहीं लिखा है तो क्या है, इन केस ऑफ नॉन डिजेनरेट है, इन केस ऑफ नॉन डिजेनरेट, क्योंकि नॉन डिजेनरेट के लिए GI की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। फॉर डिजेनरेट के लिए, और डिजेनरेट के लिए क्या करेंगे, PI विल बी इक्वल टू, ऊपर नीचे हम GI का मल्टीप्लाई करेंगे, e की पावर EI बाई कितना KT बाई समेशन GI e की पावर माइनस बीटा EI। आपके लेक्चर में ग्रेजुएशन के टॉपिक में डिजेनरेसी की बात किया ही नहीं, तो ये आपके लिए नॉन डिजेनरेट के लिए ही आप पढ़ेंगे, बस यही सफिशिएंट है आपके लिए। ओके बच्चों, बच्चों यही केस मिलेगा आप लोगों को। अगर कुछ नहीं है तो नॉन डिजेनरेट समझ लो, अगर डिजेनरेसी की बात करें तो GI आएगा, ठीक है ना। तो ये डिजेनरेसी आप लोगों में ज्यादा है नहीं, इसलिए बहुत ज्यादा मैं इस पर डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। ठीक, आगे क्लासों में होगा तो हम उस पर बात करेंगे। और यही हमारे क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी कहला जाते हैं, ठीक, क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी कहे जाते हैं। ओके, तो आ गया प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ठीक, तो आई होप कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। ओके, बाय।